हेलो हाय एवरीवन। देखिए लास्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में ही हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी कि वो अपने जैसे ही एक कॉपी या एक अपने जैसा ही न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे को लगभग दिखती है, और यही रीज़न है कि हमारी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी हमेशा बनी हुई रहती है। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो सारे ऑर्गेनिजम्स की एक टाइम के अंदर या एक टाइम के बाद में सबकी डेथ हो जाती है। चलो वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम 12th क्लास के अंदर हम इसको कवर करेंगे। अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। अब देखिए वहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखी थी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे को रिप्रोडक्शन को रिकॉग्नाइज करने में या कैटेगराइज करने में दिक्कत आती थी। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ी है वो किसके बारे में? ग्रोथ के बारे में पढ़ी है। क्या जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम ग्रोथ माने या उन्हें रिप्रोडक्शन माने? क्यों ग्रोथ हम किसे कहते हैं? जैसे हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, अगर टिश्यूज़ के नंबर इंक्रीज होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। अब अगर सपोज करो एक कल्चर है, एक कल्चर के अंदर, कल्चर का मतलब क्या हुआ? बायो के अंदर कल्चर किसे कहते हैं? कि सपोज कीजिए मैं टिश्यू वाला पहले एग्जांपल उठाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं एक टिश्यू का एक मैं एरिया कंसीडर करता हूँ, जैसे ऐसे ब्रिक्स लाइक एक एरिया है। अब डे बाय डे क्या होते हैं, टिश्यूज़ के नंबर के सेल हमेशा क्या होते रहते हैं? इंक्रीज होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। अगर हम इसको कुछ दिनों के बाद में नोटिस करते हैं कि टिश्यूज़ के नंबर के सेल इंक्रीज होते 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 टिश्यूज़ की साइज, टिश्यू की साइज कितनी हो गई? इतनी हो गई। क्यों हुई? देखो पहले साइज एक ब्रिक जितनी थी, अब 2 ब्रिक्स जितनी हो गई है। क्यों ये? क्योंकि इसके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण। अब हम इसे क्या कहते हैं? अब इस कंडीशन को हम ग्रोथ मानते हैं। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के कल्चर का मतलब हुआ कि एक मैंने प्लेट ली, उसी प्लेट के अंदर कुछ ऐसा सॉल्यूशन डाल दिया, और उसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या डाल दिए? अलग अलग छोटे छोटे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, या मैंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डाल दिए। कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूँ सेम प्लेट के अंदर जो ये नंबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। पहले तो देखो डेंसिटी बहुत ही कम थी, अब डेंसिटी क्या हो गई है? बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे भी देखो क्या हुआ है, यहाँ पर भी बस एक ही चीज़ हुई है। देखो हमारे टिश्यूज़ के अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे थे, और इस कंडीशन के अंदर भी नंबर ऑफ सेल ही इंक्रीज हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, या हम क्वेश्चन हम ये कहते हैं कि अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नंबर इंक्रीज हो गए हैं, क्या हम इसे ग्रोथ को कंसिडर करें या रिप्रोडक्शन को कंसिडर करें? क्योंकि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल हमने पहले तो हम ग्रोथ को कंसिडर कर रहे थे, मगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम दोनों को कंसिडर करते हैं। हम उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई है, उसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ने रिप्रोडक्शन परफॉर्म की है। क्यों? क्योंकि एक जो सेल है वो कैपेबल होता है सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यूनिसेल्युलर किसे कहते हैं? जो एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाता है। जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम मल्टीसेल्युलर्स कहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को हम सिनोनिम्स ही कंसीडर करते हैं। अगर हम वो कहें कि इस वाली प्लेट के अंदर या इस वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर के अंदर रिप्रोडक्शन हुई है तो भी राइट माना जाएगा। अगर हम इसे कहें कि यहाँ पर ग्रोथ हुई है तो भी राइट माना जाएगा। इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम इनसे ऐसे नहीं कह सकते। अगर सपोज कीजिए हमारी हम रोज रेगुलरली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारे मसल्स होते हैं वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। क्यों होगी? सिंपल सा रीज़न है, हमारे मसल्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हम इस कंडीशन को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे? क्यों सेल्स रिप्रोड्यूस करें? नहीं, हम इस कंडीशन को सिर्फ ग्रोथ ही कंसिडर करेंगे। तो एक चीज़ नोट रखनी है, जब सेल के अंदर इंक्रीजमेंट होती है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो उसको ग्रोथ के अंदर कंसीडर किया जाता है। जब यूनिसेल्युलर के अंदर नंबर ऑफ सेल के अंदर इंक्रीजमेंट होती है तो उसको ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन भी कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनों के अंदर बेसिकली हमारे को दोनों चीज़ें एक ही लगती है। एक सेल से दूसरा सेल्स बनता है तो ऐसे बनते हैं, ऐसे लगता है कि 2 न्यू अमेबा बन गए, जैसे एक अमेबा से 2 अमेबा बन गए। अब इसको हम ग्रोथ भी कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल मैंने ये बता रहा हूँ, जैसे ये वाली कंडीशन की एक हमारे अमेबा था, उसमें से हमारे 2 अमेबा बन गए, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब ये भी पर्टिकुलरली वो सारे फीचर्स रखता है जो ये वाला अमेबा रखता था, ये भी वो सारे फीचर्स रखता है जो फर्स्ट वाला या पेरेंट अमेबा रखता था। अब इस तरीके की वजह से हम इसे अपन क्या ग्रोथ भी कंसिडर करते हैं, सेम तरीके से रिप्रोडक्शन भी कंसिडर करते हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है, कंटिन्यू टॉपिक है क्या?
रिप्रोडक्शन क्या किसी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती है? तो उसका आंसर है नो। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इट सेल्फ रिप्रोड्यूस नहीं करता या अपने जैसी कॉपी नहीं बनाता। ये सपोज कीजिए ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इसी स्पेस के अंदर मैं रख दूँ तो हमेशा के लिए ये ऐसा ही रहेगा अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल चेंजिंग नहीं आती, मगर एक मार्कर से दो मार्कर नहीं बन जाएंगे। सेम तरीके से अगर सपोज करो जो भी हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम बीत क्यों ना जाए, मगर वो अपनी जैसी खुद ब खुद कॉपी प्रोड्यूस नहीं करते। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर रिप्रोडक्शन की कोई कैपेबिलिटी होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने नहीं। हमने देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहा था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास हो और उसका कोई एक्सेप्शंस ना हो, तो उसे अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। चलो एक तो कंसीडर बात हो गई कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई भी रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं रखता। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर अभी हम फाइंड करते हैं। एक्चुअल के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ हमारे एक्सेप्शंस है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल। म्यूल बेसिकली एक स्पीशीज है। जब डंकी और हॉर्स दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से एक न्यू स्पीशीज बनती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? म्यूल कहते हैं। और उसके अलावा देखो जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं आफ्टर देयर मैरिज उनका बच्चा पैदा नहीं होता। अब देखो उनका बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो अपन इसे सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं बायोलॉजिकली, कि उनके अंदर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? अगर दो कपल है, उनकी शादी हुए 3 4 5 साल हो गए और उनका न्यू बेबी बोर्न नहीं हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हम उन्हें नॉन लिविंग माने? नहीं, हम लिविंग ही मानते हैं। तो अब देखो रिप्रोडक्शन का एक एक्सेप्शन आ गया कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, म्यूल्स, उसके बाद में वर्कर बीज, कुछ और भी एग्जाम्पल है जो क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रखते। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखो ये सारी की सारी चीज़ें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर आती है। बी भी देखो एक लिविंग है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी क्या है, या स्ट्राइल ह्यूमन कपल्स भी एक लिविंग ही होते हैं। म्यूल्स भी एक क्या, एक लिविंग ही है, मगर उसके बाद में भी इनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती, चाहे डिजीज़ के कारण, चाहे और जेनेटिक्स के कारण, चाहे किसी चीज़ के कारण, मगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एक लिविंग है। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन के क्या आगे एक्सेप्शन आ गए कि ये तो सही है कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, मगर सारे लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर नहीं डालते। तो देखिए दो हमारी ऐसी प्रॉपर्टी हो गई है जो बेसिकली नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? एक ग्रोथ, सेकंड कौन सी हो गई? रिप्रोडक्शन। अभी जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 3 और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो सारी की सारी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर ही कंसीडर करेंगे। हमने पहले भी उसे नोट कर लिया था। अब देखिए रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। हमारे को कुछ हद तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ना है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से प्लांट और ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से होती है वो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए तो दो तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल मेथड। जिन बच्चों ने सीबीएसई दी है तो उनको पता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। आरबीएसई का भी टॉपिक था, मगर कोविड के कारण कुछ टॉपिक्स को इस साल हटाया गया था। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस जनरेट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चे पैदा होते हैं, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी के अंदर मानते हैं। जब दो पेरेंट अपने गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और वो गैमेट कंबाइन होकर उनकी न्यू ऑफस्प्रिंग या बेबी के अंदर डेवलप होता है, तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। तो देखिए दो तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। देखिए यहाँ पे देखिए एमेबा की केस के अंदर एक एमेबा देखो दो एमेबा के अंदर टूट गया, क्या मेल और फीमेल की जरूरत पड़ी कि एक मेल एमेबा लेके आओ, एक फीमेल एमेबा लेके आओ, फिर बाद में उनकी शादी करवाएंगे, बाद होगा? मतलब ऐसा कोई मटेरियल नहीं हुआ, जो हम थिंकिंग करें ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक एमेबा क्या हो गया, दो एमेबा के अंदर टूट गया। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक पेरेंट अपनी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं? एसेक्सुअल कहते हैं। इसकी मेन पॉइंट आपको क्या याद रखनी है कि ये हमेशा सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व करते हैं, और ये कभी कभी गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसीजर को भी इन्वॉल्व करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ये हम किंगडम प्लांट के अंदर अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब देखो दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ज़्यादातर मैमल्स के अंदर
ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर और कुछ वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर भी कौन सी देखी जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। अब देखो आपको पता होगा, देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है वो अपन को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बींग्स के बच्चे कब पैदा होते हैं, जब एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों अपने गेमेट्स क्या करते हैं, जब मेल पार्टनर्स अपने गेमेट फीमेल पार्टनर्स की बॉडी के अंदर डालता है, वो गेमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, उसी के बाद में क्या होता है, जाइगोट बनता है। उस जाइगोट बनने के बाद में ही न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे को 2 पार्टनर्स की जरूरत पड़ रही है और दोनों पार्टनर्स का सेक्स क्या चाहिए, हमारे को अपोजिट चाहिए, एक मेल चाहिए दूसरा फीमेल चाहिए, तब जाकर वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल कहते हैं। अब ये कंडीशन डॉग्स के अंदर भी देखी जाती है, मंकी के अंदर देखी जाती है, काऊ के ब्रीड के अंदर भी देखी जाती है और प्लांट के अंदर भी देखा जाता है। प्लांट के अंदर भी देखिए मेल पार्ट होता है, हमने पढ़ा है फ्लावर के अंदर, और फीमेल पार्ट भी होता है। मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। तो फिर वो भी क्या करते हैं, मेल पार्टनर अपने गेमेट्स फीमेल पार्टनर या फीमेल फ्लावर के ऊपर डालता है, फिर वहाँ से क्या होती है, एक न्यू सीड या न्यू एक फ्रूट बनता है। तो इस वजह से प्लांट के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो कहने का मतलब अपन का क्या है, हमारे को डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमारे को ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जब रिप्रोडक्शन करने के लिए या न्यू ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने के लिए 2 पेरेंट की नीड पड़ती है, तो उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आई होप सो कि आपको रिप्रोडक्शन का टॉपिक समझ में आ गया हो गया। देखो एक और चीज़ दी हुई है हमारी बुक के अंदर कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे बुक के अंदर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फंकी, एल्गी और कुछ और मोसिस। ये बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा और फंगी के ही है। फंगी और एल्गी के जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं या फंगी और एल्गी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और किस वजह से करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। फ्रेगमेंटेशन हमारे बुक का एग्जाम्पल है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक प्लांट की बॉडी या एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। जैसे ये बॉडी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और दोनों पार्ट से न्यू इंडिविजुअल अराइज हो जाएगा। तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। उसके अलावा देखो हाइड्रा और यीस्ट के अंदर क्या होती है, बडिंग होती है। बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। किसके अंदर पाई जाती है, हाइड्रा और यीस्ट के अंदर। बडिंग के अंदर क्या होता है, प्लांट पेरेंट बॉडी से एक न्यू स्ट्रक्चर अराइज होती है। जैसे किसी देखो लोगों के 5 की जगह एक 6 फिंगर होती है, सेम तरीके से क्या होती है, एक न्यू स्ट्रक्चर अराइज होती है पेरेंट बॉडी से। पहले तो वो स्ट्रक्चर पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच होती है, अच्छे तरीके से ग्रो करती है। जब ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से डी अटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिजम्स की तरह या न्यू एडल्ट की तरह बिहेव करती है। तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, जो किस में देखी जाती है, यीस्ट और हाइड्रा के अंदर देखी जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे, जैसे हाइड्रा का मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए हाइड्रा जस्ट लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है हाइड्रा की, और हाइड्रा की बाद में क्या होगी, एक प्लांट बॉडी एक न्यू स्ट्रक्चर या आउट ग्रोथ अराइज होगी। पहले तो ये अच्छे तरीके से डेवलप होगी। अब ये अच्छे तरीके से डेवलप होने के बाद थर्ड कंडीशन में क्या होगी, फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये तो हाइड्रा की पेरेंट बॉडी और ये अलग होगी। तो ये हमारी क्या थर्ड कंडीशन। तो ये पहले ऐसी थी, पहले आउट ग्रोथ हुई, फिर मैक्सिमम ग्रोथ की, फिर ये वाली कंडीशन होती है जो आउट ग्रोथ होती है, डी अटैच हो जाती है। डी अटैच होने के बाद में ये खुद क्या हो जाता है, ऐसे लगता है कि इसका एक छोटा बच्चा पैदा हो गया। और ये भी कैसे, ये भी हाइड्रा और ये भी हाइड्रा, मतलब एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बन गया, इसका एक बच्चा पैदा हो गया। तो इस तरीके की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उससे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बड का मतलब एक आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बायो के अंदर बड कहते हैं। देखो पहले ग्रोथ हुई और वही ग्रोथ किस में कन्वर्ट हो गई, न्यू ऑफ स्प्रिंग के अंदर या न्यू जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस वजह से इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कंसीडर करते हैं, बडिंग कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, अगर नोट कीजिए आपने माइंड के अंदर तो वो अच्छी बात है। उसके अलावा भी हमारे को अच्छे तरीके से पढ़ना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर नोट नहीं किए, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स के अंदर वो अच्छे तरीके से आएंगे। और देखिए एक और चीज़ है, ट्रू रीजनरेशन किसके अंदर देखी जाती है, प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है, मतलब एक एनिमल ही है, किंगडम एनिमल का ही एग्जाम्पल है, या एक हम इंसेक्ट मान सकते हैं सिंपली। अब ये प्लेनेरिया के पास कौन सी कैपेबिलिटी होती है, ट्रू रीजनरेशन। मगर अगर कहने का मतलब, अगर जैसे फ्रेगमेंटेशन हमने देखा हाइड्रा के अंदर, सेम तरीके से एनिमल के अंदर भी ऐसे ही होता है कि अगर प्लेनेरिया की बॉडी 2 पार्ट्स के अंदर चाहे नेचुरल वे से चाहे किसी एक्सीडेंट के कारण डिवाइड हो जाती है,
तो फिर वो दोनों पार्ट्स एक न्यू इंडिविजुअल को राइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। जैसे लिजार्ड के अंदर भी देखी जाती है, वो ट्रू रीजनरेशन नहीं होती, सिर्फ रीजनरेशन अपन उसे कहते हैं। जैसे लिजार्ड की जो पीछे वाली टेल होती है, जब वो रिप्रोड्यूस करती है या जब उसे ऐसा लगता है कि मैं अनसिक्योर हूँ, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या कर देती है, अपने वाली टेल को हटा देती है, या कोई उसकी टेल को किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी टेल क्या जाए, टूट जाए, तो उस कंडीशन के बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में फिर से न्यू टेल लिजार्ड की ग्रो हो जाती है। तो इस तरीके के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। वो सिर्फ रीजनरेशन होता है, जो एक टूटा हुआ बॉडी का पार्ट ही रीजनरेट होता है, मगर प्लेनेरिया के अंदर एक छोटे से पार्ट से एक न्यू प्लेनेरिया अराइज हो जाता है। तो इसी वजह से इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन कहते हैं, उसे सिंपली हम रीजनरेशन कहते हैं। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट अपन का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, कि हम जैसे प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है, उन सारे केमिकल रिएक्शन के सम को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर चाहे उन केमिकल रिएक्शन से हमारे कोई न्यू सब्सटेंस बने, चाहे उन केमिकल रिएक्शन से न्यू सब्सटेंस ना बने, मगर दोनों कंडीशन के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अगर न्यू सब्सटेंस बनते हैं तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अगर न्यू सब्सटेंस वो बनते हैं तो उसे अपन एनाबॉलिज्म को कहते हैं। अगर न्यू सब्सटेंस नहीं बनते तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कौन सा होता है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर देखिए क्या होता है, एनाबॉलिज्म के अंदर नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, मेटाबॉलिज्म अपन के दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। जब हमारे सिंपल प्रोडक्ट या कोई हमारे पहले वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंबाइन होकर ऐड होकर कोई न्यू कंपाउंड बनाते हैं, मतलब एडिशन वाला प्रोसीजर चलता है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। जब हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटते हैं और सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। देखो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है, केटा का मतलब सी आता है तो इसका मतलब आप क्या समझ लिया करो, सबस्ट्रैक्ट और माइनस करना। एनाबॉलिज्म का मतलब पॉजिटिव या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। अब देखिए यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर दोनों ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से इनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, मगर किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सके। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हमेशा चलती रहती है। यही रीज़न है कि हम मेटाबॉलिज्म को क्या कंसीडर करते हैं, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ऐसी कुछ रिएक्शंस होती है जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर होती है, वो रिएक्शन आजकल के टाइम के अंदर हम लेबोरेटरी के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर जो रिएक्शन एक किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, अगर वो रिएक्शन लेबोरेटरी के अंदर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या इन विट्रो कहते हैं, ठीक है, जब कोई बायोलॉजी के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है तो उसे हम इन विवो कहते हैं। जैसे विवो का फोन आता है तो इस वजह से वो सेम स्पेलिंग होती है, क्या कहते हैं अपन, इन विवो, मतलब बॉडी के अंदर। और एक क्या होता है, इन विट्रो, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, इन विट्रो, लिखा नहीं मैंने। अब तो एक क्या होता है, इन विवो, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इन विट्रो। इन विट्रो किसे कहते हैं, जब कोई भी रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होती है तो उसे अपन इन विट्रो कंसीडर करते हैं। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है तो उसे अपन इन विवो कंसीडर करते हैं। तो ये दो टर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं बायो के अंदर। तो ऐसी रिएक्शन जो अगर अपन किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करें, क्या उसे हम लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि ये रिएक्शन नॉन लिविंग तो परफॉर्म कभी कर ही नहीं सकता, तो इसी वजह से
इसे अपन नॉन लिविंग नहीं कंसीडर करेंगे, मगर ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रही है तो इस वजह से अपन लिविंग नहीं कंसीडर करेंगे। तो एक पॉइंट लिखी हुई है बुक के अंदर, दोनों चीज़ें देखो बुक के अंदर कंसीडर की गई है कि ना तो हम इसे लिविंग कंसीडर करेंगे ना तो हम इन्हें नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। मगर अगर फिर भी अपन को बोले कि आपके पास सिर्फ दो चांसेस है कि अगर लिविंग को आप चूज़ करो या नॉन लिविंग को चूज़ करो, तो अपन किसको चूज़ करेंगे? लिविंग को चूज़ करेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग तो कभी ये परफॉर्म कर ही नहीं सकती। तो इसी वजह से कौन परफॉर्म कर सकता है? लिविंग परफॉर्म कर सकता है। तो इस वजह से श्योरली नॉन लिविंग तो है नहीं, ये लिविंग ही रिएक्शन है। तो सिंपली कहने का मतलब वो सारी रिएक्शन जो हमारी बॉडी के आउटसाइड मगर हमारी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिएक्शन जैसी ही होती है तो उसे हम लिविंग ही कंसीडर करेंगे। तो इसी वजह से जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑफ बॉडी की, उसे हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या मेटाबॉलिज्म को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने लिखी है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं लिखा? मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये केमिकल रिएक्शंस होती है ये ऐसे नहीं होती, ये सेल के अंदर परफॉर्म होती है। सेल की एक स्ट्रक्चर्स होती है, सेल की एक बाउंड्रीज होती है, उसी बाउंड्री के अंदर ये सारी रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक बाउंड्री शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या अपन अच्छे तरीके से के मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ तक हमारा ये थर्ड वाली पॉइंट क्लियर हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।